नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में एक बेहतर सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में अक्सर लोग कानूनी दुविधा में पड़ जाते हैं कि किस कागजात को कहां उनको जमा करना होगा, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आपको सामने आती है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे ले सकते हैं। कोई कागजात गलत अगर आपके पास आता है, आपके पास कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में रहता है रजिस्ट्री से लेकर, तो उन तमाम चीजों से लेकर क्या कानून है, क्या नियम है, इन तमाम चीजों के जवाब आज इस शो के दौरान आपको हम पहुंचाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी और भी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। इस वक्त अधिवक्ता विक्रम सेठ हमारे साथ हैं। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। सर, जब हम प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हम लोग बात करते हैं, दरअसल ये एक्ट क्या कहता है मोटे तौर पर, अगर आप दर्शकों को समझा पाएं ये चीज़। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सीधा कहता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, किस तरीके से टाइटल कन्वे हो सकता है। टाइटल कन्वे करने का सिर्फ एक ही तरीका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है कि प्रॉपर्टी थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफर हो सकती है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी टाइटल कन्वे नहीं होगा। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही टाइटल कन्वे किया जाता है तो ही टाइटल वैलिड होगा, और कोर्ट में वैलिड है, हर जगह वैलिड है, उसमें किसी तरह की फ्यूचर में समस्या नहीं आएगी। और अगर आती है तो कोर्ट में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें आप बेशक अपने पक्ष रख के जीत सकते हैं। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपका विक्रम इंस्पेक्टर। महाराष्ट्र से सचिन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सचिन, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, अगर कोर्ट में अपना कोई केस चालू हो तो किस धारा का इस्तेमाल कर जल्द गति से न्याय मिल सकता है। सचिन, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पाई, अपनी बात आप दोहराइए जरा एक बार। जी सचिन, अगर कोई अपना केस चल रहा है तो केस जल्द गति से चलने के लिए कौन सी धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है सर। ठीक है विक्रम, इनका सवाल दरअसल फास्ट स्पीडी ट्रायल को लेकर है कि अगर केस बहुत वक्त से लंबित हो इनका और केस में कोई बहुत तुरंत कार्रवाई ना हो पा रही है तो क्या इनके पास प्रावधान रहता है कि केस में जल्दी सुनवाई हो पाए। देखिए, केस किस तरीके का है, क्या वो क्रिमिनल ट्रायल है या सिविल ट्रायल है, दोनों में फ़र्क है। अगर सिविल सूट है तो उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा ही, और अगर क्रिमिनल है तो उसमें भी टाइम थोड़ा सा लग सकता है। कोर्ट की अवेलेबिलिटी और कोर्ट के पास केसेस बहुत हैं और जजेस और सिस्टम में इतनी हमारे पास स्पीड नहीं है कि हम उसको बहुत ही जल्दी पढ़ाएं। फिर भी अगर इनका एक अनरीजनेबल डिले हो रहा है, अनरीजनेबल डिले आ रहा है, तो उसके लिए ये हाई कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। रिट हाई कोर्ट में रिट फाइल करके उसको टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए ये कोर्ट से प्रे ले सकते हैं, ताकि कोर्ट उसमें उनको डायरेक्ट कर सके दूसरी कोर्ट को कि कितने टाइम के अंदर उस केस को खत्म करके वो जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाए। उम्मीद करता हूँ सचिन की बेहतर सहायता आपको इस बारे में मिली है। विक्रम जी, जब हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं, और जो 2002 के अमेंडमेंट्स की हम लोग बात करते हैं उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था। देखिए, 2002 में अमेंडमेंट बहुत क्लियर था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमें ट्रांसफर कराना है, कोई भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर कराने है, हर तरह का जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो रजिस्टर्ड ही चाहिए। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से टाइटल कन्वे होगा। इसके साथ साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पुराने सारे होने चाहिए, पूरी टाइटल चेन होनी चाहिए। टाइटल चेन पूरी हमें चेक करनी पड़ेगी। उस टाइटल चेन में देखना पड़ेगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू बने हुए हैं, और सन 2002 से पहले अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी वैलिड है, और 2002 के बाद सिर्फ रजिस्टर्ड ही वैलिड है। तो 2002 से पहले जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट थे। उसके इवन अप टू फर्द तक आपको निकलवा के देखना पड़ सकता है कि उस डॉक्यूमेंट में पुराना रिकॉर्ड क्या है उस प्रॉपर्टी का, उसके बाद ही उसको ट्रांसफर किया जाएगा। जी, इस वक्त मोहम्मद सिकंदर हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सिकंदर, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं।
सिकंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी एक जमीन मैंने खरीदा हूँ, लेकिन मुझे टोटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सातपुड़ा वगैरह अभी लेख जो आता है ना, जो मोज मापन करता है जी, तो वो हमें मोज यानी कि जमीन को गिन कर देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये टुकड़ा करके नहीं दे सकते हम आपको, इसके लिए आप सिकंदर, आपकी पूरी बात हम तक दरअसल पहुंच नहीं पाई। अपनी बात को दोहराइए आप एक बार। ये मेरे पास में जमीन। सिकंदर, कनेक्टिविटी की वजह से आपकी आवाज सही तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। आपकी समस्या सुनकर आपकी बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जब फर्द निकलवाने की बात आपने की थी, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या फायदा होता है अगर हम फर्द निकलवा कर चेक करते हैं? तो देखिए, तहसीलदार के पास जाके आप पूरी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। जो पहले सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड के बाद सब चीज़ें कन्वर्ट होते हुए रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हुआ। तो जिस तरह आपको टाइटल सबसे पहले ढूंढना है, तो उसका बिगिनिंग पॉइंट जो है वो फर्द है। आप तहसीलदार के पास जाएं, फर्द में देखें, चेक करें प्रॉपर्टी किस नाम से चढ़ी हुई थी, क्या था, उसके बाद क्या क्या टाइटल आपको मिलता जा रहा है, उस तरह से पूरी चेन बनाते जाइए। अब तक जब तक आप खरीदने जा रहे हैं जिस बायर से, उस बायर तक का पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। उस रिकॉर्ड से आप पूरा टैली कर सकते हैं और उस रिकॉर्ड को आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके। किसी भी प्रॉपर्टी की सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और उस सेल डीड को वेरीफाई करने के लिए आप जो है किसी वकील के पास जा सकते हैं। वकील के पास जाके पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक कर सकते हैं, साथ साथ में उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं, लेके दिखा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी जाके उसको देख सकता है, चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। सर, उसके प्रोसीजर के बारे में आपसे मैं जानूंगा विक्रम, कैसे कर देना चाहिए। उससे पहले राजस्थान से ओमपुरी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। ओमपुरी साहब, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर, आपने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ जी कि हमारे गोस्वामी समाज में समाधि स्थल होता है, और समाधि स्थल पे अवैध शराब के जैसे ठेके लगा दिए गए हैं और वो हटा दे नहीं, और हमें समाधि के उसकी जगह खाली करवाने के लिए सर क्या करना चाहिए? जहाँ तक की बात मैं समझ पाया विक्रम, इनके कहना ये है कि कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई धार्मिक स्थान है जहाँ पर अगर अवैध कब्जा हो जाता है या फिर एक एनक्रोचमेंट अगर वहाँ हो जाती है, तो उसको कैसे वो लोग खाली करा सकते हैं? देखिए, इंक्रोचमेंट पब्लिक लैंड में कहीं भी है वो इलीगल है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि महानगर पालिका जो आपकी है, वहाँ पे आप कंप्लेंट करें कि आपके पब्लिक लैंड पे इस तरह या प्राइवेट लैंड पे किसी तरह कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, और साथ में पुलिस में भी उसकी कंप्लेंट दें, तो जल्द से जल्द उसका वो जो है आपकी कंप्लेंट पे एक्शन लेके उनको हटाया जाएगा। जी, ठीक है विक्रम। अक्सर हम सुनते हैं लाल डोरे की ज़मीन के बारे में हम लोग सुनते हैं। पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि लाल डोरे की ज़मीन दरअसल वो होती क्या है, और अक्सर ये भी होता है कि लाल डोरे की ज़मीन को जब खरीदा या बेचा जाता है तो कई दफ़ा फ्रॉड होने की संभावना उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। कई दफ़ा गलत कागजात दे दिए जाते हैं या फर्जी कागजात दे दिए जाते हैं, तो उन सब से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, वो लाल डोरे की जो जमीन होती है वो एक तरह की पूरे गांव की जमीन है, वो गांव के ही पर्पस के लिए रखी जाती है, वो ऑर्गेनाइज नहीं की गई। तो जब ऑर्गेनाइज नहीं की गई, रूरल एरिया की जमीन है, उसको आप बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। और उस तरह का कन्वर्जन में क्या होता है, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है और उसके बाद कमर्शियल रेस होकर बहुत महंगे रेट पे जाती है। इस तरीके से कई लोग इस लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं कमर्शियल डील्स में, कि सस्ता लेके उसको महंगा बेचा जाए और उसकी प्रॉपर्टी में कन्वर्जन में करते हैं। हालांकि उसका कन्वर्जन एक लीगल प्रोसेस है, जो कि एक पूरा सेंटिटी के थ्रू प्रूव होता है, वो भी बहुत मुश्किल है। जो लोग बेचते हैं वो इस तरह नहीं कर पाते, इसलिए इस तरीके के डील जो है कभी नहीं लेनी चाहिए। लाल डोरा वगैरह में डील नहीं करनी चाहिए, हमेशा दिक्कत आती है। और कभी ना कभी, क्योंकि म्यूनसिपल एरिया पे नहीं आई है, उसमें टैक्सेस प्रॉपर नहीं लगे हैं, उसमें प्रॉपर नक्शा पास नहीं हो सकता, तो इसलिए जो भी आप काम करेंगे वो इलीगल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सर अगर उसमें कोई फर्जी कागजात लगाकर आपको बेच दी जाती है प्रॉपर्टी, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? कागजात की जांच हम कैसे करवाएं? देखिए, आप कागज की जांच के लिए मैंने बताया, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, फर्ज से चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो एरिया किस एरिया में आती है, किसकी जमीन है, कैसी है। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसे पेपर उसके बना ही लेता है जो कि पूरे फर्जी है, तो आपके पास राइट है, आप कंप्लेंट फाइल करें थाने में, और उसके साथ साथ उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करें, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें फॉर्जरी का, कि किस तरह फॉर्जरी की, किस तरह चीटिंग की, उसने चीटिंग दिखाई है, तो चीटिंग आपके साथ प्रूव होगी, उसके साथ आप उसको कन्विक्ट करवा सकते हैं उस चीज में। तो आपको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करना पड़ेगा उसके कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, इस वक्त नजफगढ़ से सरिता हमारी दर्शक। सरिता, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी सरिता। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि मैं हमारे को रिश्तेदार भेजिए। जी हेलो जी जी। मैंने अपने लड़की की शादी की थी, वो SI है जी, वो हमको धमकी देता है बार बार, ये क्या करेगी उसका? किस बात की धमकी देते हैं आपको? वो ये बोलता है उसकी बहन थोड़ा सा जी
घर में थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए जी, आपको भी पता है घर में थोड़ा बहुत खटपट हो ही जावा है जी। उस न्यू कहो ऐसा यानी मैं तुमने सबको बंद करवा दूंगा जी, वो इस तरह की धमकी दे रहा है। हालांकि आपकी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया सरिता, लेकिन जितना मैं समझा हूँ विक्रम, इनकी बात यही है कि भाई जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से थ्रेट इनको मिलती है किसी बात के संबंध को लेकर। तो अगर नाजायज़ अगर वो थ्रेट अगर होती है तो फिर कैसे पब्लिक डोमेन में डील कर सकते हैं इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल, अगर आपको किसी थाने से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा और आपको इस तरह का कोई थ्रेट्स आ रहा है तो सबसे पहले आप उस थाने के जो ऊपर है एसीपी डीसीपी को उनकी शिकायत करें और उसके साथ साथ उसी की कॉपी आप ह्यूमन राइट कमीशन में भेज दें। ह्यूमन राइट कमीशन का एड्रेस आप नेट पे मिल जाएगा, ह्यूमन राइट कमीशन में आप भेजें तो वहां से उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। किस तरीके से वो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं और ऐसा क्या है जो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं या वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, ये क्या चीजें हैं वो आपको पता है। उस चीज के लिए आपके पास राइट है, आप एसीपी डीसीपी सबको सीपी तक को कंप्लेंट करें, ह्यूमन राइट कमीशन में भी उसकी कंप्लेंट भेजें। सरिता, तो इस बात के लिए बहुत बेहतर और कारगर उपाय यही हुआ कि आप जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं आप वहां जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लिखित शिकायत आप उनको दीजिए और वहां से उनकी रिसीविंग भी ले लीजिए, उसकी कॉपी को आप मानवाधिकार आयोग में भेज सकती हैं, तो वहां से आपको बेहतर सहायता इस चीज के लिए मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक कॉल करने के लिए। इस वक्त मदन लाल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मदन लाल, अपनी बात आप रखिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा एक बिजली से संबंधित मामला है सर, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? बिजली से संबंधित? जी बताइए सर। हाँ जी, रखो सर। जी जी। हाँ जी सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। हाँ जी, मैं रखा हूँ कि मेरा एक घर का ट्यूबवेल है, उसके ऊपर मैंने 700 horse पावर का। हाँ जी सर, आपकी आवाज पूरी तरीके से अब तक पहुंच नहीं पा रही मदन लाल। हाँ, आपका नंबर अब हाँ तक जी, पहुंच गया है। मेरे पास आ रही है आपकी आवाज। जी रखिए। हेलो, मेरे पास अपना घर का ट्यूबवेल है सर। जी। हेलो जी जी। हेलो। चलिए सर मदन लाल, अगली दफा अगर आप कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे आपकी बात को समझ कर उसमें बेहतर कोई भी उपाय बताने के लिए। विक्रम जी, आपके पास मैं आता हूँ कि आजकल जैसे डिमोनेटाइजेशन के चलते हुए एक प्रश्न मन में ये भी आता है लोगों की, भाई अगर प्रॉपर्टी का रजिस्टर कराने जाते हैं हम लोग तो उसमें पैसे भी लगते हैं, आपको पर्ची भी कई दफ़ा कटानी पड़ती हैं और स्टैम्प पेपर आपको खरीदने पड़ते हैं, तो क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद इतनी बड़ी अमाउंट में आप रकम निकाल नहीं सकते? तो अगर स्टैम्प पेपर खरीदे जाने हैं तो आप कहाँ से वो खरीद सकते हैं? देखिए, आजकल स्टैम्प पेपर अवेलेबल हैं, आप ट्रेजरी में जाएं, ट्रेजरी का बैंक अकाउंट नंबर लें, वहाँ पे अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या आप चेक या पे ऑर्डर के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टैम्प पेपर जो ई स्टैंपिंग जो भी अवेलेबल है वो तभी मिलेगी जब उनका ड्यूज उनको रिलाइज हो जाएगा, यानी पैसा उनको मिल जाएगा। जिस तरह जैसे ही उनको पैसा मिल जाएगा, चेक रिलाइजेशन होने के बाद या डीडी रिलाइजेशन होने के बाद आपको आपकी कोर्ट फीस दे दी जाएगी। तो उसमें बहुत तरीके आप अपने ट्रेजरी में जाकर कॉन्टेक्ट करें, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है सर, इस वक्त इटावा से तेजन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। तेजन, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि मैंने अपने चाचा जी को 1.5 बीघा खेत दी थी दान रूप में। जी। आपको क्या आवाज हमारी मिल रही है? जी जी मिल रही है। मैंने अपने चाचा को 1.5 बीघा खेत दान रूप में दी थी, उन्होंने दूसरे लोगों को दान में दे दी। जी। हेलो जी। सर, मैंने अपने चाचा जी को 1.5 बीघा खेत दान में दी थी, जी। तो उसको उन्होंने दूसरे व्यक्तियों को दान में दे दी, उसमें कुछ हम कार्रवाई कर सकते हैं सर कि नहीं? विक्रम जी, आपके पास मांगूंगा इस चीज के लिए। इनको दान में मिली थी, उसके बाद उन्होंने दान में दे दी। जी, इन्होंने अपने चाचा को दान में दी जी। फिर चाचा ने वो जमीन आगे किसी को दान में दे दी। जी, तो देखिए, दान में दे दी तो अब देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मंगाने पड़ेंगे इनसे। अगर इन्होंने गिफ्ट ऑफ डीड के थ्रू रजिस्टर्ड की है और कौन से सन में किया और कब की है, और उसके बाद अगर टाइटल पूरा कन्वे इनकी तरफ से लीगल हो गया तो वो आगे जहां मर्जी यूज करे। अगर उन्होंने आगे दान दे दी तो वो तो ठीक है, बिक गई, वो आगे एक तरह का गिफ्ट डीड हो गई। अब गिफ्ट डीड हो गई तो टाइटल आगे कन्वे हो गया, जब टाइटल ट्रांसफर हो गया तो इनका तो कोई राइट नहीं रहता। जी। तो वो देखना पड़ेगा इन्होंने क्या टाइटल किया और उसके बाद उन्होंने क्या टाइटल किया, तो दोनों के टाइटल का हमें जो है बेहतर होगा कि इस बारे में जो आपने अगर किसी कागजी कार्रवाई के द्वारा उनको प्रॉपर्टी दान में दी है आपने अपनी, तो वो तमाम कागजात आप हम तक भेज दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कोई भी सहायता आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप तक कॉल करने के लिए।
विक्रम जी, जो हम बात कर रहे थे कि अगर जो प्रॉपर्टी में जो फर्जी मामले सामने आते हैं उसमें नॉर्मल इस तरह की फर्जी आती है कि भाई एक ही प्रॉपर्टी 2-3 लोगों को बेच दी जाती है, या फिर फर्जी कागजात लगा के किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी जाती है, जिससे कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है उसको बहुत दिक्कतें चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ से वो कैसे बच सकता है? क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते हुए रखनी चाहिए, और अगर आप कहीं फंस जाते हैं इस तरीके से तब क्या उपाय अपना सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदने जाएं, सबसे पहले वही बात है कि आप उसका टाइटल वेरीफाई करें। टाइटल आप एसडीएम ऑफिस से जाके वेरीफाई करें, वकील की हेल्प लें। वकील पूरे डॉक्यूमेंट जाके इंस्पेक्शन करके कर पाएगा, पूरी वेरीफाई करके दिखाएगा। और उसके साथ साथ जिस बिल्डर से या किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका भी वेरिफिकेशन करें कि उसका कैसा रोल रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि वो इस तरह का प्रवृत्ति का आदमी है कि एक ही चीज़ के बना दे। मान लीजिए एक जमीन ली, 4 फ्लैट बनाए और चारों को फ्लैट को 4 फ्लैट 8 जनों को बेच दे, तो इस तरह का प्रवृत्ति का आदमी तो नहीं है। वो भी देखिए, और वो भी आप चेक कर सकते हैं कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस से कि इस प्रॉपर्टी की डीड कब तक हुई, कितनी नहीं बिकी, प्रॉपर्टी का एड्रेस हर जगह पे हुआ। अब तो इस थोड़े टाइम बाद जैसे ई गवर्नेंस आ रही है, तो ई गवर्नेंस के साथ साथ ये रहेगा कि अब सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होने जाएगा। जब हो जाएगा तो इस तरह की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन तब तक हमारे को यही है कि स्क्रूटनी प्रॉपर करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हर जगह जाके देखना पड़ेगा, और तभी जाके डी ट्रांसफर हो पाएगी। इसके साथ साथ एक बात आजकल और देखने में आ रही है कि मान लीजिए जब किसी बिल्डर से, रेप्यूटेड बिल्डर से भी आप डील करते हैं, तो उन्हीं के सेट फॉर्मेट में सेल डीड मिलती है। वो अपने कन्वेंस डीड या सेल डीड जो भी, या एक 199 की परपेचुअल लीज डीड जो देते हैं, वो एक सेट फॉर्मेट होता है उसका, उसी पे आपको साइन करना है, उसी को आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, उसको आप मना नहीं कर सकते। इस तरीके के टर्म्स को एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहा गया है कंपटीशन कमीशन ने, उसके ऊपर भी एक्शन लिए गए हैं कि इस तरह बिल्डर्स जो है इस तरह फोर्सफुल एक्शंस ना लें, और इस तरह अपना एक बाउंडेशन एक क्लाइंट पे ना रखें, क्योंकि अगर वो साइन नहीं करेगा तो उसको जाना पड़ेगा, उसको हम डील नहीं देंगे। इस तरह के टर्म्स जो है नहीं होने चाहिए। हमेशा जो भी एग्रीमेंट होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसको अमेंड पूरा कंप्लाई करके होना चाहिए। इसीलिए ये लेने वाले की जो भी जिम्मेवारी है, बायर बिहेवियर का रूल है, बायर जो भी जाए उसको पूरा तरफ देखे, स्क्रूटनी करे, और इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट उसके सामने आता है तो उसको एग्जैक्टली मना करे, निगलेक्ट करे, उसके खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन ले, प्रोसीडिंग्स ले। 100% उसको कोर्ट से सपोर्ट मिलेगा अगर उससे एग्रीमेंट कोई ऐसा होगा जो लीगल पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, लेकिन सर अगर हम उस वक्त पे स्क्रूटनी नहीं कर पाते, जिस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बाद कुछ परिस्थितियां बनती हैं कि हमें उस डॉक्यूमेंट की खामियां नजर आती हैं, तो तब क्या कोई शिकायत का प्रावधान रहता है? अब बिल्कुल रहता है। तब आपको जैसे ही पता रहा तो आपने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ली, अगर प्रॉपर्टी आप गुड फेथ में बाय करते हैं, आप इनोसेंट बायर हैं, और आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई लकूना था या दिक्कत थी, या जो कि बेचने ने जो ऑनर ने आपसे बचाई या छुपा के रखी, तो उसके खिलाफ आप बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल केस कर सकते हैं, हर तरह की कार्रवाई करके आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सब राइट्स अवेलेबल है आपके पास। ठीक है सर, एक छोटी सी दिक्कत, बल्कि बड़ी दिक्कत हुआ है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जब भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हर जगह पर जहाँ जहाँ आपको कोई फॉर्म खरीदना होता है, कोई फॉर्मेलिटी करनी होती है, वहाँ पर कुछ प्राइवेट लेन देन की बातें भी अक्सर सामने आ जाती है, जिसमें कि बड़ा पैसा उस वक्त लोगों का जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना ही उस वक्त होता है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं तो कैसे उन चीज़ों से बचा जाए? नहीं, देखिए होता क्या है कि जहाँ पे इनोसेंस होती है वहीं पे इस तरह का सिस्टम होता है कि एक बायर आया, पहली बार जिनकी प्रॉपर्टी खरीद रहे, कभी कुछ देखा नहीं, और वो जाता है वहाँ पे, और कोई कुछ तरह के लोग जो वहाँ मिलते हैं जिसको इम्पोस्टर्स कहते हैं, भाई इतने रजिस्ट्री हो रही है, ये हो रहा है, इतना खर्चा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनसे जो भी पेपर दें, जो भी बिल दें, जो भी करें, उसका बिल मांगे, उसका सबूत पूछें। अगर आप कोर्ट में पेपर ले रहे हैं तो आपको ई स्टैम्प पेपर मिलेगा, अगर स्टैम्प पेपर ले रहे हैं तो स्टैम्प पेपर मिलेगा, अगर आप एसडीएम ऑफिस में या रेवेन्यू दे रहे हैं तो उसकी रसीद मिलेगी। हर चीज आप लें, अगर हर चीज आप लेंगे उसके साथ उसकी जो फीस है वो उसको देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी तरह के आप इस भगदड़ से, इस तरह की आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ठीक है सर, पानीपत से हरीश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। हरीश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो नमस्कार जी नमस्कार हरीश। सर, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। मेरी मदर की एफडी थी, कोई 3-3.5 लाख रुपए की जी, तो उसमें नॉमिनी मुझे आ रहे थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं कुछ दिन के बाद जब डेथ सर्टिफिकेट लेने गया तो मेरे ब्रदर वगैरह ने उससे वगैरह ले लिया जी, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे डाल दिया उन्होंने जी, हुआ दिए पैसे, मेरे बैंक वाले पैसे पेमेंट नहीं कर रहे अभी जी। ठीक है, क्या मुझे पेमेंट मिलेगी या सभी को मिलेगी? विक्रम जी जी सभी को मिलेगी, क्योंकि अगर सब लीगल रायरर्स हैं और उनके बाद उनके सक्सेसर्स हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल किया होगा उन्होंने जरूर, तभी उसमें स्टे हुआ है। सक्सेशन प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मान्य होगा।
सक्सेशन प्रोसीडिंग्स में अगर ये आता है कि सब इक्वल राइट्स होल्डर है तो सबको इक्वली मिलेगा। सक्सेशन प्रोसीडिंग्स में आपको एविडेंस ऐसा देते हैं जिससे साबित होगा कि पैसा ये आप ही का था, आपने ही उनके नाम पे कराया था और आप ही को मिलना चाहिए। अगर कुछ आप साबित कर सकते हैं तो आप ही को मिलेगा। तो ये सक्सेशन प्रोसीडिंग्स में और सक्सेशन कोर्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा जो कि इस प्रोसीडिंग्स में आपको ऑर्डर दे पाएंगे। लेकिन विक्रम जी, जब जैसे उन्होंने बताया कि उस फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी इन्हीं को बनाया हुआ था, तो क्या इनका एक अधिकार नहीं बन जाता उसके एफडी के ऊपर? नहीं, इन्होंने अगर नॉमिनी इन्हीं को बनाया गया था, मैं वही तो बोला कि वो सक्सेशन कोर्ट उसको प्रोसीडिंग्स को अवेल करते हुए देखेगी कि नॉमिनी इसको बनाया गया था, तो जरूर ये भी एविडेंस से प्रूव करेंगे कि लुक आफ्टर ये करते थे और मदर का इल और विल इन्हीं को देने की थी, इसलिए इन्हीं को ही प्रॉपर्टी मिले, उसमें मिलना चाहिए फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है, अगर नॉमिनेशन इनके नाम करता हूं कि बेहतर सहायता इस बारे में आपको जरूर मिली है। उसके अलावा कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमें कॉल कर सकते हैं और बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। विक्रम जी, जो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की, तो क्या क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर्टी रजिस्टर होने के बाद ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि मतलब अगर हम किसी बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदते हैं तो पता ये लगता है कि जो वास्तविकता में नक्शा हमें दिखाया गया था शुरुआत में, वो नक्शा हमें वहाँ पर नहीं मिलता, या कोई और सुविधाएं अगर दी गई थी तो वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो प्रॉपर्टी आप खरीद चुके हैं, पूरा पैसा दे चुके हैं, पोजीशन आप लेने जा रहे हैं, तो एक बड़ा अमाउंट आपका फंसा होता है अगर आप बिल्डर को अपोज भी उस चीज़ पर करते हैं तो आसान और सेफ रास्ता क्या होता है? देखिए, आसान और सेफ रास्ता तो इसमें यही है कि जैसे आपको मिलता है उसी समय आपने जो टाइटल डीड्स ली और जो उसके साथ आपको नक्शा दिया गया उसमें कोई डेविएशन है कि नहीं, आप इंस्पेक्ट करते हैं, आपको पता चलता है, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जो सेल डीड कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल उसके साथ हुआ था पहले, वो भी है। तो आप सेल डीड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लास्ट डॉक्यूमेंट कन्वेंस का सेल डीड है, तो सेल डीड के अकॉर्डिंगली आप उनको मुकदमा सू कर सकते हैं, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं कि आपने वादा ये किया था, आपने बेची चीज ये थी और दी ये है। जिस तरह आपको चीज खरीदने चाहते हैं, बेचता कुछ है और मिलता कुछ है, इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी में भी एरिया लिखा है सेल डीड में 800 स्क्वायर फीट और आपको मिला है 600 स्क्वायर फीट, तो आप उसमें बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं कि 600 क्यों मिला है। इसमें सुपर और कारपेट का भी आता है, जो वॉल टू वॉल और एरिया जो बाकी एमिनिटीज में होता है, तो वो भी देखने वाली बात है, वो बकायदा सेल डीड में लिखा होगा कितना कारपेट है और कितना सेल है। तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का केस भी सर बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है उसमें आप फाइल कर सकते हैं, उसमें फाइल करके आप उनसे क्लेम ले सकते हैं। डेफिशिएंसी सर्विस होगा तो डैमेज भी मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा आपको। उसके साथ साथ अभी रियल एस्टेट एक्ट भी पास हो गया है, हर जगह रियल एस्टेट अथॉरिटी बन गई है, अभी यूपी में बन गई है और एक जगह पे और दो बन गई है, तो वहाँ पे रियल एस्टेट अथॉरिटीज है, तो वहाँ भी आप जाके बॉडीज में भी कंप्लेंट कर सकते हैं उनके खिलाफ। इस वक्त नागौर से तुगराज हमारे दर्शकों तो जुड़ चुके हैं। तुगराज साहब, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही, अपनी बात आप रखिए। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमको बीपीएल कार्ड में जुड़वाना है। जी, बीपीएल आपको अपने आप को बीपीएल कार्ड के अंतर्गत रजिस्टर कराना है? हाँ। तो सर, इसके लिए आप जो भी संबंधित अथॉरिटीज आपके इलाके की हैं, आप उनसे जाके मिलिएगा और वहां पर आपको इस बारे में बेहतर सहायता मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका भी शो में आने के लिए, बेहतर सहायता इस बारे में देने के लिए, दर्शकों की समस्याओं में बेहतर उनका मार्गदर्शन करने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को एक बेहतर कानूनी सहायता हम लोग पहुंचा पाएं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत सामने आती है, किसी भी तरह की कानूनी सहायता पाने में या बेहतर तरीके का न्याय पाने में, फोन नंबर हमारे लगातार खुले हुए हैं, फोन लाइन हमारे लगातार खुली हुई है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आपसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।